जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने जा रहा है एससीईआरटी क्लास 8 की। और क्लास 6 और 7 की एससीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां से जाकर के क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड है अपना, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। किनके द्वारा? तो कुछ व्यापारियों के द्वारा। कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए, ठीक है, पूरब यानी कि एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया था। एक अधिकार का मतलब होता है कि इस कंपनी के अलावा अन्य कोई इंग्लैंड की कंपनी एशिया के विभिन्न देशों में व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एशिया के देशों में व्यापार कर सकती थी। और कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए। अगला है वाणिज्यवाद। तो वाणिज्यवाद क्या होता है उसे समझ लेते हैं। वाणिज्यवाद का अर्थ है लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है, इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं और विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सोरा जो होता है वो बारूद बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सोरा किस काम में आता है? तो बारूद बनाने के काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्कालीन समय में जो फैक्ट्री होता था उसका क्या अभिप्राय है? गोदाम से होता था। जैसे कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कोलकाता में स्थापित की, तो फैक्ट्री से अर्थात कारखाने नहीं है, तो एक गोदाम है जहाँ पे वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे कि सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। तो फैक्ट्री मतलब गोदाम। ठीक है, अगला पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माहे में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर अर्थात पांडिचेरी में था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कहाँ पे है? मद्रास में है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल मुगल राज्य का एक बड़ी धनी और बड़ा प्रांत था। ठीक है, और इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। अर्थात बिहार और उड़ीसा पहले किसके भाग थे? तो बंगाल के भाग थे। ठीक है, और बिहार से कौन अलग हो गया? झारखंड हो गया, जैसे कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, और ये सब पहले किसके भाग थे? तो बंगाल राज्य के भाग थे। अगला पॉइंट है, मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए बंगाल के जो दीवान थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मुगल बादशाह के जो अंतिम बादशाह माने जाते हैं औरंगजेब, उनके बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी हुए वो योग्य नहीं थे। ठीक है, जिससे उनके केंद्रीय शासन पर पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे कि जो भी उनके अधीन शासक थे उन्होंने अब क्या किया? स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। अगला पॉइंट है, मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तत्पश्चात उसका जो नाती था सिराजुद्दौला, वो नवाब बना। अंग्रेज इतिहासकार लेखक एच.सी. हिल ने तत्कालीन बंगाल के किसानों के बारे में लिखा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है, बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? तो 1651 ईस्वी में। कहाँ पे? तो हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ठीक है, फोर्ट विलियम
बंगाल कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ है? ये बंगाल यानी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1696 ईस्वी में 1200 रुपये का भुगतान करके कंपनी ने 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता की जमींदारी यानी अर्थात जो लगान एकत्र करने का अधिकार था उसे प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और इन तीनों गांवों को मिलाने के बाद ही कलकत्ता कहा जाने लगा था। यानी कलकत्ता के अंदर का 3 प्रमुख गांव थे, कौन कौन से? तो गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। अगला पॉइंट है, कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इस शाही फरमान के अनुसार कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए, ठीक है, बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल गया, नहीं अनुमति मिल गई थी उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है, सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर चल सके। ठीक है, कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी कौन कौन? तो अमीर चंद और जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्लासी का असली नाम प्लासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। ठीक है, इस जगह को पर पाए जाने वाले प्लासी के फूलों के कारण ही इसे प्लासी कहा जाता था। ठीक है, पलास के जो खूबसूरत फूल वो लाल होते थे और इसका क्या काम होता था? तो इससे गुलाल बनाया जाता था, और गुलाल जैसे कि आपको पता है कि होली में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी में युद्ध हुआ। ठीक है, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसमें कंपनी की सेना का जो नेतृत्व किया था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? नवाब की जो सेना थी यानी सिराजुद्दौला की जो सेना हार गई, और क्या हुआ? सिराजुद्दौला युद्ध में ही मारा गया। तत्पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के बाद कौन नवाब बना? तो मीर जाफर नवाब बना, और इस लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो जून 1757 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला युद्ध में मारा जाता है, जिसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्लाइव ने 1 जून 1759 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? विलियम पिट को पत्र लिखा और युद्ध के बारे में बताया। इस जीत के बाद कंपनी का कर्म व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मीर जाफर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कंपनी का विरोध किया। ठीक है, तत्पश्चात कंपनी ने क्या किया? मीर जाफर को हटा करके किसको नवाब बना दिया? मीर कासिम को। ठीक है, क्योंकि कंपनी तो चाहती थी कि जो ऐसा पे बंगाल की गद्दी पे ऐसा नवाब रहे जो उनके इशारों पर काम कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। दस्तक क्या होता है इसे जान लेते हैं। तो दस्तक वह प्रमाण पत्र था जो अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था, जिससे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगती थी। चुंगी मतलब एक प्रकार का कर वो नहीं लगता था, यानी दस्तक होने के कारण चुंगी नहीं देना पड़ता था। अगला पॉइंट है, मीर कासिम मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों की संयुक्त सेना कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेना पुनः पराजित हो गई थी। ठीक है, प्लासी में भी पराजित हो गई और बक्सर के युद्ध में भी पराजित हो गई। इस हार के पश्चात क्या हुआ? 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ एक समझौता किया, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जानते हैं। समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब वहां पर राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। अगला पॉइंट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वो कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था, और दूसरा शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था। इस अधिकारी को रेजिडेंट कहते थे। ठीक है, और
रेजिडेंट कहाँ होता था, तो जिन राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था अंग्रेजों का, वहां पर रेजिडेंट को रखा जाता था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्यों में ही रेजिडेंट रखा जाता था, ठीक है, प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले राज्यों पर नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लेंगे। अगला पॉइंट है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जहां से कंपनी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, वो किसके नियंत्रण में था, तो मैसूर के नियंत्रण में था। अगला पॉइंट है, 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर क्या किया, रोक लगा दिया। ठीक है, टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता की और अपनी सेना का क्या किया, आधुनिकीकरण किया, मतलब उन्हें आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग दिया, आधुनिक हथियार लाए, जिससे कि वह अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। अगला पॉइंट है, टीपू टीपू की कंपनी के साथ आखिरी जो लड़ाई हुई थी वो 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ कि टीपू युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। यह पहला शासक था जो युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी, तो 1761 ईस्वी में हुई थी, और टीपू को किस नाम से और जानते हैं, तो शेर मैसूर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1849 ईस्वी में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो चैप्टर सेकेंड में आपके इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।